हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने पाठ संख्या 5, 6, 7, 8 और 13 के जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अपने जीव विज्ञान के, बायोलॉजी के और ये अपने पर्यावरण से रिलेटेड चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद में आपको पाठ संख्या 9, 10, 11 और 12 इन सभी के क्वेश्चंस भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मिल जाएंगे। इससे पहले जो केमिस्ट्री के अपने रसायन विज्ञान के 1 से 4 है वो अपलोड कर दिया गया। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अगर आपने एमसीक्यू जो अपने 13 चैप्टर हैं उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुवैकल्पिक प्रश्न अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने सबसे पहले जैव प्रक्रम जो पार्ट है 5वां, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, पहला है कि जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल के रूप में अवशोषित होता है। याद रख लीजिएगा, रिक्त स्थान में भी आ सकता है, नहीं तो 1 नंबर का सवाल भी पूछ सकता है कि प्रोटीन जो होता है अपने किस रूप में अवशोषित होता है, तो अमीनो अम्ल के रूप में। ठीक है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, ऊर्जा घर या शक्ति ग्रह, तो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है ना। अगला है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। जीवन को चलाने के लिए जो भी जरूरी है वो सारे कहलाते हैं जैव प्रक्रम। ठीक है ना। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, नाइट्रोजन का अवशोषण वो अमोनिया या नाइट्रेट्स के रूप में करते हैं, स्पेशली नाइट्रेट्स याद रखना। ठीक है, और राइजोबियम है वो इनमें मदद करता है। ठीक है, अगला है अपने कि पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, मतलब पाचन नली में सबसे पहले कौन सा मिलता है, लार के अंदर होता है वो एमाइलेज। ठीक है ना, भोजन में मिलाने वाला एंजाइम कौन सा है अपने मिलने वाला, एमाइलेज। ठीक है, शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। और ज़्यादातर जो भोजन का पाचन है वो कहाँ हो जाता है, छोटी आंत में। ठीक है, शुद्धांत्र में होता है अपने भोजन को जो ज़्यादातर होता है पाचन वहाँ पे हो जाता है, और पानी का जो अवशोषण होता है वो वृद्धांत्र यानी बड़ी आंत में होता है। ठीक है ना। अगला है जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा को क्या कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, एटीपी। ठीक है, अगला है वर्णक का नाम लिखिए जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो वो है क्लोरोफिल। ठीक है ना, जो पत्तियों के हरे रंग का भी कारण क्लोरोफिल ही होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है, लार की भूमिका बतानी है। तो देखिए, भोजन में जो लार होती है, लार ग्रंथियों से निकल कर चबाए वो भोजन में मिलकर उसे चिकना और लसा बनाती है। पहला काम लार का यही है, क्या, कि भोजन को चिकना और लसा बनाएगी। फिर ये ताकि ये भोजन नली में आसानी से नीचे सरक सके। ठीक है, फिर लार में जो एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, जो सबसे पहले मिलता है, ऊपर हमने पढ़ा। ठीक है ना, वो क्या करता है, मड के जटिल अणुओं को शर्करा के सरल अणुओं में तोड़ देता है। ठीक है ना। अगला देखिए, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों में वहन के अंतर को स्पष्ट कीजिए। मतलब जाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, इनमें अंतर भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना। तो देखिए, जाइलम से याद रखिए जल, तो जड़ द्वारा मृदा से अवशोषित करता है कौन, जड़ जो होती है वो मृदा से जल को अवशोषित और खनिज लवणों को अवशोषित करने का काम किसका है, जाइलम का है। तो ज से जल और जाइलम याद रखिएगा। ठीक है ना, खनिज लवण और जल का अवशोषण कौन, जाइलम करेगा। ये हमेशा एक दिशीय होता है, यानी नीचे से ऊपर की ओर ही जाता है। ठीक है, पानी वापस नीचे नहीं आता है। ठीक है ना, ये वहन ऐसे करेगा। और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम से याद रखिए फूड, फ्लोएम यानी फूड ऐसे। ठीक है ना, तो पत्तियों द्वारा जो भोजन निर्मित किया जाएगा, खाद्य पदार्थ, उसको पादप के विभिन्न भागों में पहुंचाने का जो कार्य होगा वो किसका होगा, फ्लोएम का। ठीक है ना, और ये सभी दिशाओं में होता है। ठीक है ना, ये दो अंतर इनके भी याद रखिएगा। ठीक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या है, कौन सी परिस्थितियां हैं वो जरूरी है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए, CO2 जरूरी है, जल की उपलब्धता H2O होना चाहिए। ठीक है, सौर ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, और क्लोरोफिल की उपलब्धता। ये 4 पॉइंट याद रखने हैं आपको। ठीक है, तभी स्वपोषी पोषण हो पाएगा। ठीक है, अन्यथा स्वपोषी पोषण नहीं होगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं, मनुष्य में रक्त परिसंचरण जो होता है, रक्त संचरण तो दोहरा होता है। दोहरा मतलब 2 बार हृदय में आता है, ऐसा क्यों है या क्यों कहलाता है, अपने दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर होगा, मनुष्य के पूरे शरीर में रक्त के संचरण के एक चक्कर में रक्त हृदय में 2 बार गुजरता है। जब रक्त को एक चक्कर लगाना होता है तो हृदय में वो 2 बार आता है। ठीक है, एक बार दाहिने भाग से अनऑक्सीजनित रक्त तथा दूसरी बार बाएं भाग से ऑक्सीजनित रक्त आता है। इसी कारण मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण कहलाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, सिंपल सी परिभाषा ये तो। ठीक है, अगला देखते हैं,
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन की अभी कमी हो जाए तो? आप जानते हैं कि अपने जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है ना, वो कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन उच्च बंधुता रखता है, मतलब इसके साथ मिल जाता है। अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो शरीर में ऑक्सीजन के स्थानांतरण नहीं हो पाएगा और उसकी वजह से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और हीमोग्लोबिन कम होने से एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं एनीमिया, ठीक है ना, याद रखिएगा एनीमिया, ठीक है। अगला देखते हैं अपने स्वपोषण या विषम पोषण, मतलब इन दोनों में अंतर बताना आपको। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वयं पोषण में जीवन अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल की सहायता से और सूर्य के प्रकाश की सहायता से खुद ही बना लेते हैं, ठीक है ना। तो स्वपोषी कौन कौन होते हैं? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जैसे नीले हरे शैवाल, पेड़ पौधे, ठीक है ना। जबकि विषम पोषी पोषण वाले जीव वो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, वो होते हैं विषम पोषी पोषण, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, इसकी क्या भूमिका और एंजाइमों के क्या कार्य होते हैं, ये भी बताना है। तो देखते हैं आंसर। हमारे आमाशय में अम्ल भोजन के साथ आने वाले हानिकारक जीवाणु को नष्ट करता है। HCl का काम क्या हो गया? पहले तो भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु आए उनको नष्ट करना। दूसरा, माध्यम को अम्लीय बनाता। भोजन आ गया तो उस माध्यम को ये अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा। और पेप्सिन एंजाइम की क्रिया की सहायता लेता है, ठीक है, मैं सहायता करता है एंजाइम में, ठीक है ना। अगला देखते हैं पाचक एंजाइम। अब पूछे कि एंजाइम के क्या कार्य होते हैं? तो पाचक एंजाइम जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, वसा को वश्य अम्लों में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में परिवर्तित करते हैं। ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाएगा, वसा से वश्य अम्ल बन जाएंगे और प्रोटीन जो होगा वो एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा। ये काम किसका होगा? अपने एंजाइमों का होगा, ठीक है ना, याद रख लेना। फिर है अपने धमनियों की तुलना में सिराओं में पतली दीवारें क्यों होती हैं? दीवारें पतली क्यों होती है? तो आंसर लिखेंगे, धमनियों में रक्त का प्रवाह हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में अधिक दाब के साथ होता है। दाब कैसा होता है? बहुत ज़्यादा दाब होता है, उसके साथ होता है, क्योंकि हृदय है वो पंप करेगा तो धमनियों से सीधा रक्त है वो शरीर में जाएगा, तो हृदय पंप करेगा तो दाब ज़्यादा होगा, तेजी से करेगा, ठीक है। जबकि सिराओं में रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय में एकत्रित होता है, ठीक है। सिराओं से तो ये मान लीजिए अपना हृदय है, ठीक है, तो सिराओं से तो इसके अंदर आएगा, ठीक है। और जो धमनी होती है ये हृदय पंप करने से बाहर जाएगा विभिन्न भागों में। तो जब पंप करते हैं तो ज़्यादा ताकत लगती है, तेजी से जाता है, इसलिए जो अपनी धमनियाँ होती है ये मोटी होती हैं, इनकी दीवार मोटी होती है। और शिराओं की दीवारें क्योंकि इनमें प्रेशर होता नहीं तो आराम से खून आ जाता है। इनमें कपाट जरूर होते हैं, शिराओं में क्या होते हैं? अपने कपाट होते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अपने वायवीय और अवायवीय श्वसन में मुख्य अंतर। तो वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ये अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। ये कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है ना। अवायवीय केवल कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। और इसमें भोज्य पदार्थों का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। इसमें पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होगा वायवीय में, और इसमें अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण पूरा हो नहीं पाता। इसमें अपने कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है वायवीय में। अवायवीय में अपने अल्कोहल और क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये अधिकांश जीवों में ये पाई जाती हैं, ये बहुत कम जीवों में और निम्न श्रेणी के जीवों में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं धमनी और सिरा में अंतर, ठीक है ना। तो बड़ा ही सिंपल है, इसको याद कर लेना है अपने को, ठीक है ना। धमनी क्या होती है? ये दीवारें मोटी होती हैं, ठीक है, इलास्टिक होती है, मोटी होती है। इनकी दीवारें पतली होती है, बिना लचक वाली होती है। ये ल्यूमेन संकीर्ण होता है, ये ल्यूमेन इनका चौड़ा होता है, ठीक है, संकीर्ण होता है, पतला ल्यूमेन होता है, इनमें चौड़ा होता है, ठीक है। ये हृदय से रक्त लेकर उनका सेवन संपूर्ण शरीर में करती है। धमनियाँ क्या होती है? हृदय से जो रक्त आ चुका है, शुद्ध रक्त, उसको पूरे शरीर में भेजेगी। और ये जो प्लुमिनरी सिरा को छोड़कर अन्य सभी जो है अनऑक्सीकृत या अनऑक्सीजनित जो रक्त होगा उसको हृदय के अंदर लेके आती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है अपने धमनी में कपाट यानी वॉल्व नहीं पाए जाते हैं, सिरा में कपाट पाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्लुमिनरी धमनी को छोड़कर से सभी धमनियां ऑक्सीजनित ब्लड को लेके जाती है, ठीक है ना। ये अपवाद है, प्लुमिनरी अपने जो धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, बाकी सब में शुद्ध रक्त, शुद्ध यानी ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। और सेम इधर उल्टा है,
ठीक है ना। शिराओं का काम होता है अनऑक्सीजनित रक्त को ले लाना हृदय की ओर, ठीक है ना। लेकिन जो प्लोमनरी है ये क्या करती है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला है अपने अगले चैप्टर पे आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ, ठीक है ना। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को संग्रहण या ग्रहण करने वाले तंत्रिका का नाम क्या आता है। तो अपने जो सूचनाएं ग्रहण करता है वो होता है अपने मध्य मस्तिष्क, ठीक है ना। अगला है, नहीं इसका है ना, तंत्रिका जो ग्रहण करता है ना, यहाँ देखने और सुनने, ये क्वेश्चन गलत पड़ा है ना। यहाँ पे सूचनाओं को ग्रहण करने का काम होता है, वो होता है अपने संवेदी तंत्रिका तंत्र का कार्य, ठीक है ना, संवेदी तंत्रिका तंत्र का कार्य। देखने और सुनने और सूंघने में केंद्र और मस्तिष्क के किस भाग में होता है, मतलब सूंघने का केंद्र हो गया, देखना और सुनना, ये सारे कौन से मस्तिष्क में होते हैं काम, तो मध्य मस्तिष्क के, ठीक है ना। अगला है चौथा अपना, मनुष्य में वमन यानी उल्टी, रक्त दाब का केंद्र, ये सारी जो चीज़ें होती है यहाँ कहाँ पे होती हैं, तो ये होती है अपने मेडुला ऑब्लिंगेटा में, ठीक है ना, कहाँ पे, मेडुला में, ठीक है। अगला है, अग्नाशय से किस हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो अग्नाशय से अपने इंसुलिन का होता है, किसका होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावण होता है, ठीक है ना। फिर देखिए अपने नेक्स्ट है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घोंघा रोग हो जाता है, घेंगा जिसको कहते हैं, गॉइटर बोल दो, गलगंठ बोल दो या घेंगा बोल दो, ठीक है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला है, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन के हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, ठीक है ना। अगला अपने मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो संतुलन को नियंत्रित करने का काम अनुमस्तिष्क का है, ठीक है ना। मनुष्य में पुरुष हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और मास्टर ग्रंथि को और किस नाम से अंतःस्रावी रूप से जाना जाता है, तो पिट्यूटरी बोलते हैं, ठीक है ना। मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी, ठीक है, पीयूष भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट है, प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं। तो हरे पौधे का तना प्रकाश की ओर तथा जड़ अंधकार की ओर गति करते हैं। जैसे तना जो होता है लाइट प्रकाश की ओर और जड़ें होती है वो अंधकार यानी जमीन की ओर गति करते हैं, इसी को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं, ठीक है। जलावर्तन क्या होता है, तो इसमें पौधे का जो भाग होता है वो जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति, जलीय पौधे जो होते हैं उसमें जल के उद्दीपन के कारण होने वाली गति को हम जलावर्तन कहते हैं, ठीक है ना, जलानुवर्तन कहते हैं। अगला देखते हैं अपने, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ये करता है अपने काम, किसका है, पश्च मस्तिष्क के अंदर स्थित होता है अनुमस्तिष्क, ये इसका कार्य होता है, किसका कार्य होता है, अनुमस्तिष्क का, ठीक है ना। तो स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण या मैनेज करता है, इसको कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है, और ये किसका भाग है, पश्च मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाएगी। तो देखिए आयोडीन की कमी के कारण थायराइड द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिससे होगा क्या, परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की उपापचय क्रिया बाधित होगी, और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है ना, गलगंट रोग हो जाता है, ठीक है। फिर अपने न्यूरॉन का नामांकित चित्र, ये पूछे जाने का चांस कम है क्योंकि ये 9th से आप करते आ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन इसके कार्य आपको अच्छे से याद रख लेने हैं, ठीक है। तो कार्य क्या होते हैं, ठीक है, बाह्य वातावरण से प्राप्त प्रेरणाओं और संवेदनाओं से विद्युत आवेगों में बदलना। क्या पहला काम न्यूरॉन का क्या होगा, कि जो बाह्य वातावरण से हमें प्रेरणा और सूचनाएं मिली उनको विद्युत आवेग में बदलना। दूसरा, ये जो विद्युत आवेग आए हैं तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग प्रमुख अंग मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक भेजता है, ठीक है, क्या करता है, दिमाग के हर हिस्से में भेज देता है, ठीक है। फिर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से प्राप्त आदेशों से संबंधित अंगों तक पहुंचाना। और फिर है सजीव के शरीर के आंतरिक वातावरण में विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित करना, ये किसके, अपने तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन के कार्य हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता कर लेनी है, याद कर लेनी, कहने का मतलब, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की उपापचय क्रियाओं का नियमन करता है, कौन, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। इंसुलिन क्या होता है, इस शर्करा का नियमन करता है, ठीक है। इन सब के कार्य बताने इन हार्मोनों के, ठीक है ना। तो ये तो अपने किसका करेगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय की क्रियाओं को नियमन करेगा। और इंसुलिन है ये शर्करा का नियमन करेगा, रक्त शर्करा का, ठीक है। और एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन ये अपने रक्त प्रवाह और हृदय स्पंदन की गति को बढ़ाता है, ठीक है। और वृद्धि हार्मोन जो होते हैं विकास और वृद्धि के लिए जरूरी है।
और टेस्टोस्टेरोन है ये यौन आरंभ के समय शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने क्वेश्चन। ये पादप हार्मोन जो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लेना है, ठीक है। यहाँ से छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। तो देखते हैं पादप के जो हार्मोन है वो 4 प्रकार के अपने दिए हुए हैं, ठीक है ना। पहला है अपने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक, ठीक है ना। अब इनको देखिए, ऑक्सिन क्या कार्य करता है, एक कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है। और कोशिका विभाजन में इतनी सहायता ये नहीं करता है, ठीक है ना। कोशिका विभाजन यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है। और ये पौधे के अग्र भाग के लिए जिम्मेदार होता है, कहने का मतलब पौधे की लंबाई के लिए मान लीजिए ये अग्र भाग में पाया जाता है और पौधे की लंबाई के लिए जरूरी है, ठीक है ना। और पत्तियों को गिरने से रोकने का काम इसका है क्योंकि ये वृद्धि करता है, ठीक है ना। और फलों के उत्पादन में ये सहायक है, ठीक है। और पत्तियों की पौधों की गति के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन के ये कार्य हो गए। और जिब्रेलिन क्या करेगा, तो ये है जिब्रेलिन जो बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करेगा और पौधे की तने को चौड़ाई, कहने का मतलब तने की लंबाई हो गई, इनमें वृद्धि में ये सहायक होता है। पत्तियों को चौड़ी करना ये इसका काम होगा, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है, ये अपने प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होता है और तने की लंबाई में वृद्धि और पत्तियों में वृद्धि को रोकने और अंकुरण के समय उत्प्रेरित करने का कार्य इसका होता है, ठीक है ना। अगला है अपने ABS यानी एब्सिसिक अम्ल। ये क्या काम करता है, तो ये फूलों को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। और पतझड़ इसी के कारण होता है, जो अपने पौधे की वृद्धि को कम करने का, वृद्धि संबंधक बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एब्सिसिक को क्या बोलते हैं, वृद्धि संबंधक बोलते हैं, ठीक है ना। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन का कार्य करता है, ठीक है ना। ये इनके कार्य कुछ ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने मस्तिष्क के विभिन्न कार्य, जो मस्तिष्क के भाग है उन सभी के कार्य देख लीजिए। तो मस्तिष्क में देखिए, अग्र मस्तिष्क जो होता है भूख और प्यास का केंद्र होता है, ठीक है। इनको नियंत्रित करने का कार्य इसका होता है। मध्य मस्तिष्क होता है वो सुनने देखने के कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। और मस्तिष्क में जो मेडुला पाया जाता है ये रक्तदाब और वमन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। और पश्च मस्तिष्क में अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर की स्थिति और संतुलन के अनुरक्षण में जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर अगला देखते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें जीवों में अपने समान जो आकृति रूप से अपने समान जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है उसे हम जनन कहते हैं, ठीक है। और लैंगिक प्रजनन में युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है। और पौधे में लंबाई की वृद्धि है उसको मापने के लिए जो यंत्र काम में आता है उसके कहते हैं ऑक्जेनोमीटर कहते हैं, ठीक है ना। और वर्षण का कार्य होता है वो शुक्राणु उत्पन्न करने का होता है। पूछ ले वर्षण का कार्य क्या होता है, तो शुक्राणु उत्पन्न करना। मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है, मतलब 2 अंडाशय मतलब एक जोड़ी, ठीक है। अगर जोड़ी पूछे तो एक जोड़ी होते हैं और संख्या पूछे तो 2 होते हैं, ठीक है ना। और यौनारंभ के समय जो समय होता है वो होता है 12 से 14 वर्ष के बीच में, ठीक है, मादा में, ठीक है। प्रजनन किसे कहते हैं, अपने समान संतति उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण दीजिए, तो ब्रायोफिलम में कलिकायन होता है, ठीक है, जिसमें कलिका पत्ते के ऊपर ही नए पत्ते लगने चालू हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। नर में वर्षण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, ठीक है। और मादा में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो अंडाशय में होता है, ठीक है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, तो मुकुलन विधि से होता है। आगे देखिए अपने ब्रायोफिल्म में आपसे पूछ सकते हैं प्रजनन किस प्रकार का होता है, चित्र भी पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना ब्रायोफिल्म में जो होता है बडिंग यानी कलिकायन होता है, ठीक है। कलिकायन विधि कहते हैं उसको, उससे होता है। और इसमें पत्ती के ऊपर ही छोटे छोटे उभार बनने शुरू हो जाते हैं और नया पौधा बन जाता है इस प्रकार, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा। फिर अपने हाइड्रा में मुकुलन 3 चरणों में दर्शाना, तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है, ठीक है ना। आप हाइड्रो में जो मुकुलन विधि होती है अलैंगिक जनन की, वो इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं, जिसमें यहाँ एक बड कलिका बनती है, यहाँ धीरे धीरे विकसित होकर एक अलग हाइड्रा बन जाता है। फिर है अपने प्लेनेरिया, प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन होता है, ध्यान रखिए, या पुनर्जनन बोल सकते हैं, उस विधि से होता है। इसमें क्या नव निर्माण की वह प्रक्रिया होती है जिसके अंतर शरीर है ना विभिन्न टुकड़ों में टूट कर एक नया, प्रत्येक जो टुकड़ा होता है एक नया जीवन बना लेता है। जैसे यहाँ पे अपने ये एक है, यहाँ से 3 टुकड़े हुए, तो इस टुकड़े ने भी अपने नीचे वाला हिस्सा बना दिया, इसने अपने दोनों ऊपर नीचे वाले, और इसने अपने ऊपर वाला हिस्सा बना दिया। इस प्रकार से 3 नए प्लेनेरिया बन गए, ठीक है ना। फिर पूछा है कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो देखिए कायिक प्रवर्धन की क्रिया में पौधे के विभिन्न भागों से नवीन पौधे का निर्माण, मतलब सिर्फ पौधे का भाग उठाना आपको। जैसे ये कोई पौधा है एक, ठीक है, अब इस पौधे को यहाँ से काट के कहीं और लगा दिया हमने,
तो वहाँ पे एक और पौधा नया बन जाएगा। ठीक है, इसी को हम कर्तरिक अलैंगिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है, और द्विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा दो बराबर भागों में बंट जाता है, उसको हम कहते हैं द्विखंडन। ठीक है ना, दो बराबर भागों में बंटकर दो नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, अगला है उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भस्थ शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है और उसके कार्य भी क्या होते हैं। तो उसे क्या कार्य होते हैं कि उससे जो संरचना होती है उसका नाम होता है प्लेसेंटा, जिसका दूसरा नाम होता है अपरा। ठीक है ना, अपरा होता है दूसरा नाम। ठीक है, तो इससे जुड़ा रहता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ना, ये पोषण प्रदान करती हैं। इस संरचना का कार्य क्या होता है, बच्चे को पोषण प्रदान करना। इसके माध्यम से जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अन्य पोषक पदार्थ भी बच्चे को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। मादा प्रजनन तंत्र में फैलोपियन नलिकाओं की भूमिका का वर्णन करिए या बताइए। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी जो होती है, इसमें अंड कोशिका का निषेचन होता है और ये युग्मक को गर्भाशय में रोपित के लिए प्रेषित करती है। मतलब यहाँ से युग्मनज को गर्भाशय में रोपित किया जाता है। ठीक है, फिर डीएनए का आपने से महत्व पूछा, तो डीएनए का महत्व देखिए। डीएनए जो होता है, लैंगिक जनन में डीएनए की विशेष भूमिका होती है। ठीक है ना, किस प्रकार से, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनना है। मतलब डीएनए की ही प्रतिकृति या कॉपी बनती है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए की प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सर्जन होता है। डीएनए के अणु में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी तक स्थानांतरित होता है। जनन की मूल घटना में डीएनए की प्रतिकृति बनना है, इसलिए जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला हमसे पूछा कि परागण और निषेचन में तीन अंतर बताइए। तो परागण क्या होता है कि परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, लेकिन निषेचन क्या होता है, नर और मादा जब आपस में मिलते हैं और गैमेट्स बनते हैं उसको निषेचन कहते हैं। ठीक है, परागण के लिए बाह्य साधनों वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें ऐसी आवश्यकता नहीं होती निषेचन में। ठीक है, ये एक बाह्य क्रिया है जबकि ये बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। ठीक है ना, और इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती, इसमें पूर्व परागण होना आवश्यक होता है। ठीक है, फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि परागण क्या है, ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पुंकेसर के परागकोश से परागकण उसी पुष्प के या दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे हम परागण कहते हैं। ठीक है ना, देखो पुंकेसर पुंकेसर जो अपने नर जो पौधा होता है उसका नर पुष्प का भाग होता है पुंकेसर, और मादा पुष्प का भाग होता है वो होता है स्त्रीकेसर। तो यहाँ से परागकोश से परागकण निकलकर किसी दूसरे वर्तिकाग्र या उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है उसे हम परागण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। जब उसी पादप के जो वर्तिकाग्र होता है उस पे जाता है तो स्वपरागण, और दूसरे पे जाता है तो पर परागण होता है। ठीक है ना, तो ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अलैंगिक की अपेक्षा जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ क्यों हैं। तो पहला लाभ क्या है कि अलैंगिक जनन जो होता है ना उसमें विभिन्नताएं नहीं होती है। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है कि लैंगिक जनन में संतति गुणों के विकास की संभावना होती है। मतलब नए गुण आते हैं, जब दो माता और पिता से जो गुण मिलते हैं वो अगले बच्चे में कुछ विभिन्नताएं लेके आते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसी संभावना नहीं है। ठीक है, इसमें नवीन संतति में विभिन्नता का विकास होता है, अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है अतः इस प्रकार अपेक्षा की जाती है। हाँ, लैंगिक जनन में क्या होता है अपने कि जितने भी नए बनते हैं उनमें अपने विशेष गुण होते हैं। ठीक है, और ये फोटो कॉपी होती है एक जैसे। अगला देखते हैं अपने, उत्तक संवर्धन किसे कहते हैं समझाइए। तो उत्तक संवर्धन देखिए, उत्तक संवर्धन तकनीक में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर एक नए पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक पौधा ले लिया हमने, उसके एक भाग को काट लिया और कृत्रिम पोषक माध्यम में उसको रख दिया। कृत्रिम मतलब हमने माध्यम बनाया उसके अंदर ही रख दिया। ठीक है, फिर उसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक छोटी छोटी कोशिकाओं का समूह बनाती हैं। जो कोशिका विभाजित होकर छोटी छोटी कोशिकाओं को समूह बनाती है उसे हम कैलस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलस। और कैलस को वृद्धि विभेदन के हार्मोन युक्त अन्य साधन में स्थानांतरित किया जाता है। कैलस को फिर हम एक दूसरे माध्यम में रोपित कर देते हैं, फिर ये पौधा बनता है और इसको मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और फिर वो वहाँ पे धीरे धीरे विकसित हो जाता है। इसी को हम कहते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक। ठीक है ना, अगला देखिए, कार्य लिखने आपको वर्षण का, अंडाशय का, शुक्रवाहिनी का और पुंकेसर का। तो देखिए, वर्षण क्या होता है, ये शुक्राणु उत्पन्न करने का कार्य होता है। वर्षण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, अंडाशय क्या होता है, अंडाशय का कार्य अंडाणु उत्पन्न करना है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा
प्रोजेस्टेरॉन स्राव करना है, ठीक है ना। फिर है शुक्रवाहिनी, ये क्या होता है, तो शुक्रवाहिनी शुक्राशय में खुलती है, यह नलिका वीर्य को शुक्राशय तक ले जाती है या उसमें पहुंचाती है, ठीक है। और पुंकेसर क्या होता है, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, ठीक है। पतला तंतु के समान होता है, शीर्ष भाग पर परागकोश होता है इसमें, जिसमें परागकण होते हैं, ठीक है। मुख्य कार्य परागकणों को उत्पन्न करना होता है पुंकेसर का, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा कि अलैंगिक जनन है और लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है, एक ही जनक होता है, इसमें प्राय 2 जनक होते हैं, मतलब एक ही जनक नए जीव उत्पन्न कर देगा, इसमें 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें युग्मक नहीं बनते हैं, ठीक है, और इसमें युग्मक बनते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया, इसमें निषेचन की आवश्यकता, अगर युग्मक नहीं बन रहे तो निषेचन भी नहीं होगा, इसमें निषेचन होगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में युग्मनज नहीं बनते हैं, निषेचन नहीं हुआ तो युग्मनज नहीं बना, इसमें बनेंगे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आनुवंशिक लक्षण किन्हें कहते हैं। तो देखिए, जीवधारियों के पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे चलते रहते हैं, ठीक है। आनुवंशिक लक्षण कहते हैं जो माँ बाप से मिलते हैं, ठीक है। आनुवंशिकी से आप क्या समझते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिक लक्षणों और उनके संचरण और कारणों का अध्ययन करते हैं उसे आनुवंशिकी कहते हैं, ठीक है। फिर है विभिन्नताएं या जैव विविधताएं क्या होती हैं, तो एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं, इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता, ठीक है ना। फिर प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, और तो क्या होते हैं कि जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस करवाया जाता है तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। देखिए लक्षण कैसे हैं, विपरीत लक्षण वाला एक जोड़ा है, उसमें क्रॉस करवाया तो हमें जो लक्षण दिखाई दिए प्रभावित होंगे वही दिखाई देंगे, ठीक है ना। एक संकर क्रॉस क्या होता है, तो एक विपरीत लक्षण के साथ कराए गए संकरण को एक संकरण कहते हैं, और द्विसंकरण में 2 विपरीत लक्षणों के साथ कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है ना। फिर है गुणसूत्र क्या होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। तो गुणसूत्र धागेनुमा संरचना होती है जो पादप जंतु कोशिका के केंद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, अपने गुणसूत्र धागे समान संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जो आनुवांशिक लक्षणों के वाहक जीन इन्हीं पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे वंशागति के लिए ये जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। फिर है मेंडल के नियम का महत्व समझाइए। तो मेंडल के नियम का बहुत ही महत्व है वंशागति में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनके नियम से जीवों के मध्य विभिन्न प्रकार के समानता और असमानताओं का कारण पता लगा, ठीक है। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले लक्षणों की वंशागति के बारे में जानकारी मिली, ठीक है ना। फिर बोल सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मेंडल की प्रभाविता का नियम को समझाइए। तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले किसी जोड़े में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम प्रभाविता का नियम। पहली पीढ़ी में क्या, केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे, जैसे लंबे पौधे का बोने के साथ क्रॉस करवाए तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देंगे। जैसे ये देखिए, ये प्रभावी लक्षण है, यहाँ पे शुद्ध लंबा है और शुद्ध बोना है, इनका क्रॉस करवाया तो ये प्रभावी लक्षण दिखाई दिए, इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। फिर है अपने पृथक्करण का नियम क्या है। तो देखिए जब एक जोड़ा विपरीत लक्षणों को एक संकर के साथ कराया जाता है तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए साथ साथ रहते हैं और युग्मकों का निर्माण करते हैं। ये पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, इसी कारण इनको युग्मकों की शुद्धता का और पृथक्करण का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है अपने जीन के 4 कार्य पूछे, ठीक है ना। तो देखिए जीन के 4 प्रमुख कार्य देखिए, ठीक है, कि ये आनुवंशिकता की इकाई होते हैं, ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करते हैं, कौन, जीन, ठीक है, और जीवों के लक्षणों का निर्धारण एवं सूचना प्रेषण करते हैं, और डीएनए और आरएनए के कार्यों का नियंत्रित करते हैं, ठीक है ना। डीएनए आरएनए के कार्यों को भी नियंत्रित करते हैं, कौन, जीन, ठीक है। अगला देखते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। ये अपने एक्स वाई और ये अपने एक्स और एक्स, ठीक है। अब इनका क्रॉस हुआ तो ये क्या बनेगी, ये फीमेल लड़की, ठीक है, और ये लड़का, ठीक है। अब इनसे करवाते हैं, ये लड़का और ये लड़की, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1:1 में लड़का और लड़के होने का चांस होता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। फिर मेंडल ने ना मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। तो देखिए एक तो मटर का पौधा वार्षिक होता है, 1 वर्ष में अल्प जीवन काल के कारण चुना। दूसरा, इस सर्वत्र आसानी से उगाया जा सकता था। तीसरा, इसका पुष्प द्विलिंगी था,
ये स्वपरागित भी हो सकते थे, स्वपरागण करवाया जा सकता था और इसमें अनेक विपर्यासी लक्षणों वाले गुण थे, इसके कारण इन्होंने मटर को पौधे को लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं अपने जो 13वां चैप्टर है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने वाली इस घटना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। खाद्य जाल क्या होता है? तो अनेक खाद्य श्रृंखला परस्पर मिलकर जटिल खाद्य जाल का निर्माण करती है। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं खाद्य जाल। ठीक है, मतलब खाद्य श्रृंखला मिलकर खाद्य जाल बनाती है। फिर है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। ठीक है ना। फिर है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, और जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है ना। अगला है अपशिष्ट किन्हें कहते हैं? तो उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को दूषित करता है उसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। जो पर्यावरण को नष्ट करता है, खराब करता है, उसे हम कहते हैं अपने अपशिष्ट पदार्थ। ठीक है, पोषण के आधार पर उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा है। कौन सा? शाकाहारी, ये पोषण के। ठीक है ना, जो सिर्फ शाक यानी जो शाकाहारी भोजन करते हैं, मांसाहारी केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, ये दोनों जो होते हैं उनको दोनों को ही कहते हैं हम सर्वाहारी। ठीक है, फिर अपना ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? तो अंटार्कटिका में देखा गया था 1985 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण है कि वृक्षों की अत्यधिक कटाई से CO2 में वृद्धि हो रही, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, हमने पेड़ काट दिए तो उनको लेगा कौन कार्बन डाइऑक्साइड को, इसलिए वो बढ़ गई। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन के दहन स्वरूप CO2 और CO इन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिससे अपने वातावरण प्रदूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आने वाली जो UV रेज हैं वापस जा नहीं पाती और पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। एरोसोल जैसे CFC और AC और रेफ्रिजरेटर में इनका उपयोग करने से भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं पारितंत्र में अपमार्जक की भूमिका क्या होती है? तो अपमार्जक मृत उत्पादों और उपभोक्ता के शरीर का विघटन करके उन्हें जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और मृदा के पोषण में वृद्धि कर देते हैं। ठीक है ना, तो अपमार्जक की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो जटिल कार्बन पदार्थ को सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देती है। ठीक है ना, अगला देखते हैं अगला अपने पारितंत्र में कितने प्रकार के घटक होते हैं उनके नाम बताने हैं। ठीक है, तो 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? जैविक घटक जिसमें सारी जीवित चीजें, अजैविक घटक जिसमें मृत चीजें। मतलब कौन कौन सी आती है ये आगे लिखा पड़ा कि जैविक घटक वो होते हैं जिसमें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं, सभी जीवित। ठीक है, अजैविक घटक में वायु, जल, सौर ऊर्जा, प्रकाश, ताप, लाइट, मृदा, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला अपना जीवाणु, कवक, अपघटक क्यों कहलाते हैं? मतलब जीवाणु और कवक ये अपघटक क्यों कहलाते हैं और पर्यावरण में इनका महत्व क्या है? महत्व अभी हमने पढ़ा, लेकिन ये क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सभी को ये तोड़कर मृदा में मिला देते हैं और मृदा को उपजाऊ बनाते हैं। इसी कारण इनको प्राकृतिक सफाई कर्मी भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और अपघटन करके ये पृथ्वी के जो अपने जमीन है उनके पोषक तत्वों को संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला है अपने पर्यावरण प्रदूषण क्या है? इसके 3 अजैविक निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए जो मानव के लिए हानिकारक है। तो देखिए वे पदार्थ जो पर्यावरण को दूषित करते हैं और पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। 3 अजैविक निम्नीकरण कौन सा होगा? प्लास्टिक, पॉलीथीन, कृषि रसायन, ये प्रकृति में खत्म ही नहीं होते हैं। ठीक है ना। फिर है अपना क्वेश्चन कि इनमें अंतर बताइए, किसमें? जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण प्रदूषक में। तो देखिए जो अपने सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ में बदल जाते हैं, सरल तोड़ देते हैं, वो तो कहलाएंगे जैव निम्नीकरण। और जो अपघटित नहीं होते हैं उन्हें बोलेंगे अजैव निम्नीकरण। जैसे जंतु और वनस्पति अवशिष्ट और जो अपशिष्ट और अवशेष होंगे उनको तो क्या है, प्रकृति में वो नष्ट हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन पॉलीथीन, प्लास्टिक ये कभी खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैव आवर्धन क्या है। ठीक है, इस क्रिया के दौरान जैव अनिम्नीकरण क्या होता है? जैव आवर्धन की इस क्रिया के दौरान जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की मात्रा पहले स्तर से अगले स्तर में क्रमशः बढ़ती रहती है। जैसे हमने फसल उगाई, उसके अंदर हमने क्या डाला है, अपने जो भी रासायनिक पदार्थ डाले हैं, तो उस फसल को कम प्रभावित करेंगे, लेकिन दूसरा पोषक स्तर जो हम हैं हमारे अंदर आएंगे तो इनका जो विषाक्तपन है, खारा मतलब जहर या जहरीलापन है, वो बढ़ता जाएगा और हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। इसी को हम बोलते हैं जैव आवर्धनता या जैविक आवर्धनता।
ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, जैव अनिम्नीकरण पदार्थों की एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्रा बढ़ जाती है और इसी को हम कहते हैं अपने जैव आवर्धनता। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम अपने फिजिक्स के जो चैप्टर बचे हुए हैं भौतिक विज्ञान के, उन सभी के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।